हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है नस्वादी और हिटलर का उदय। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हिटलर था उसका उदय कैसे हुआ। मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो जर्मनी था उसका इतिहास क्या रहा, वो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ उसका जर्मनी का, फिर प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो टाइम पीरियड था उस बीच जर्मनी में क्या हुआ। फिर हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे की जर्मनी ने। फिर हम देखेंगे कि इस युद्ध का क्या परिणाम रहा, ठीक है। और उस समय जो मेन लीडर था, जो मेन नेता था जर्मनी का, वो था हिटलर, ठीक है। तो हम उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। और मैंने इस बुक के 2 चैप्टर पहले कंप्लीट करा दिए हैं, उनकी थ्योरी भी कंप्लीट करा दी है, उनके एमसीक्यू भी कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है 2 प्लेलिस्ट की, और एक एमसीक्यू की है और एक थ्योरी वाली है। आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6 से 10 तक की पूरी एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है। आपको जो भी देखना है, जो भी चैप्टर देखना है या उसके एमसीक्यू देखने हैं, अगर आप इन सभी प्लेलिस्टों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये 3rd चैप्टर देखिए। जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो एक बच्चे की कहानी दे रखी है, उसमें हेलमुट नाम है उस बच्चे की लगभग 11 साल की अवस्था है और 1945 की ये कहानी है, ठीक है। तो ये कहानी में क्या होता है कि जो हेलमुट है वो सो रहा है अपने माता पिता के साथ, और उसके माता पिता बात कर रहे हैं कि हमें पूरे परिवार को मर जाना चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए हमें सबको मिलकर, क्योंकि जो हमने जैसा लोगों के साथ इतना बुरा बुरा किया है। क्योंकि जो हेलमुट के जो पापा थे, ठीक है, वो कौन सी पार्टी का समर्थन करते थे, वो नत्सवादी थे, ठीक है। अभी आगे आज चैप्टर में आपको पता चलेगा नत्सवादियों की विचारधारा कैसी थी। तो नत्सवादी थे और हिटलर का समर्थन करते थे वो। तो उन्होंने क्या किया, हिटलर के कहने पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, है ना। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और कहीं ना कहीं जो जर्मनी था वो हारने लगा, तब उनको लगा कि अब क्या होगा कि जैसे हमने बहुत लोगों को मारा, लाखों लोगों को मारा, ठीक है, नस्ल के नाम पर, उसी तरह से अब क्या होगा, हमें मारेंगे। तो हेलमुट के पापा ऐसे डिस्कस कर रहे थे, पापा और मम्मी रात में। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन सुबह हेलमुट के पापा गए ऑफिस और उन्होंने ऑफिस में ही अपनी आत्महत्या कर ली। आगे आपकी बुक में कहा गया है कि जो हेलमुट नाम का लड़का था उसने बहुत सारे दिनों तक खाना नहीं खाया था अपने घर, क्योंकि उसको डर था कि उसकी माता खाने में जहर मिलाकर उसको मार देगी। क्योंकि उसके पापा ने पहले ही डिस्कस किया था कि हम सब मर जाते हैं, लेकिन उसकी मम्मी जो थी वो एग्री नहीं हुई आत्महत्या करने के लिए, ठीक है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या क्या था उसके पापा ने जो वो ये चाहते थे कि हम मर जाएं, क्योंकि हमें, अगर हम खुद भी नहीं मरेंगे तो दूसरे लोग हमारे साथ अत्याचार करेंगे, हमारे साथ गलत करेंगे और हमारी और ज्यादा दुर्गति होगी, इसलिए हमें खुद को मर जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हम 1945 की इस कहानी से थोड़ा सा दूर चलते हैं और हम कहाँ पहुंच जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं 1918 में, सॉरी 1914 में पहुंच जाते हैं, ठीक है। 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। देखिए मैंने नक्शे में एक ये इंडिकेट करने के लिए दिखाया है आपको जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की स्थिति विश्व के जो वर्ल्ड मैप है उसमें यहाँ पर है, ठीक है। इधर क्या है, फ्रांस है, इधर क्या है, पोलैंड है, और ये ब्रसेल्स है, और उसके बाद क्या है, रूस है, ठीक है। अगर हम जैसे इस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं तो रूस को आप इस पीली सीमा से मत मानना, आप रूस को मानना ऐसे, ठीक है। ये सारा ना यूक्रेन वगैरह, पहले रोमानिया वगैरह, ये सॉरी रोमानिया नहीं, यूक्रेन वगैरह जो था ये सब किसमें था, ये सब रूस में ही था, ठीक है। तो पोलैंड की जो सीमा थी वो किससे लगी हुई थी, वो रूस से लगी हुई थी, है ना। तो हुआ क्या कि 1914 में एक विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। किस किस के बीच हुआ था वो हम देख लेते हैं। 1914 में जो विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली और रोमानिया, ठीक है। इनको बोला गया मित्र राष्ट्र, ठीक है। इनको क्या बोला गया, मित्र राष्ट्र क्या था, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली और रोमानिया, ठीक है। दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और जापान, ठीक है। तो इन सारे देशों में लड़ाई स्टार्ट हुई, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, जापान वर्सेस कौन था, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली और रोमानिया, ठीक है। तो ये सारे देश लड़ रहे थे, ठीक है। ये सारे देश लड़ रहे थे किसके खिलाफ, इन सभी देशों के खिलाफ, ठीक है। तो ये जो देश है आपस में लड़ रहे थे। अगर आप कहें कि ये जो युद्ध हुआ, ये जो विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो ये मेनली यूरोप की धरती पर ही हुआ था, ठीक है। मेनली किसकी धरती पर हुआ था, यूरोप की धरती पर ही हुआ था, यूरोप में ही हुआ था, ठीक है। एशिया वगैरह के कुछ देशों ने
इनडायरेक्टली इसमें भाग लिया था। इनडायरेक्टली का मतलब है कि उस समय क्या था, यूरोप के जितने भी देश थे ना वो कहीं ना कहीं औपनिवेश कर रहे थे। जैसे इंग्लैंड जो है वो भारत में औपनिवेश कर रहा था। जब इस विश्व युद्ध में इंग्लैंड कूदा तो इंग्लैंड ने क्या किया, भारत के बहुत सारे लोगों को सेना में भर्ती करा और युद्ध के लिए भेज दिया, है ना। और जब भी उसे पैसे की किसी चीज की जरूरत होती तो वो भारत से उठा के युद्ध में लगा देता था। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एशिया के भी बहुत सारे देश थे, उसका मेन कारण ये था कि वो अधीन थे यूरोप के लोगों की, ठीक है। और रूस में भी क्रांति युद्ध की वजह से हुई थी, क्योंकि युद्ध की वजह से जो देश था वो पूरी तरह से खाली हो जा रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध है उसमें हार हुई इन वाले देशों की, जीत हुई इन वाले देशों की, ठीक है। कौन से देश जीते, ये सारे देश जीत गए। हार कौन से गए, ये वाले देश हार गए, है ना। अब ये वाले जो देश हार गए तो इन सारे देशों ने क्या बोला कि इस पूरी लड़ाई का जिम्मेदार कौन है, जर्मनी। इन सबको नहीं ठहराया, इन सभी देशों ने किसको जिम्मेदार ठहराया, जर्मनी को। और उन्होंने बोला कि ये पूरा की पूरा जो युद्ध हुआ ये जर्मनी की वजह से हुआ और जर्मनी को उसकी भरपाई करनी होगी, ठीक है। तो जर्मनी को दंडित किया गया। अब दंड देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए इन्होंने क्या किया, एक संधि ही, संधि का नाम था वर्साई की संधि, ठीक है। वर्साई की संधि इन्होंने साइन करवाई, किससे, जर्मनी से। अब वर्साई की संधि में था क्या, वर्साई की संधि में था औपनिवेश ह्रास। औपनिवेश ह्रास का मतलब है कि जितने भी औपनिवेश हैं फ्रांस के, मतलब फ्रांस जिन जिन देशों पर शासन कर रहा था उस समय, जैसे इंग्लैंड हमारे ऊपर कर रहा था वैसे फ्रांस भी बहुत सारे देशों पर शासन कर रहा था। तो जहां जहां फ्रांस के औपनिवेश है वो सभी छीन लिए जाएंगे, ठीक है। और छीन के किस में बांट दिए जाएंगे, इनमें, ठीक है। इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में, इटली में, रोमानिया में, इन सब में बांट दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ कि आबादी का 10% आबादी जो थी वो इन लोगों ने छीन ली जर्मनी की, ठीक है। देखो जर्मनी का ये जो राइनलैंड वगैरह था, आपकी बुक में भी दे रखा है मैप में, ठीक है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, मैं यहाँ साइड में भी लगा दूंगी ये सारी चीजें, ठीक है। वर्ल्ड मैप भी लगा दूंगी और मैं ये भी लगा दूंगी कि वर्साई की संधि में क्या क्या चीजें छिनी। तो क्या क्या चीज छिनी, राइनलैंड छिना, है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रदेश थे इसके वो छीन लिए गए, मतलब 10% भूभाग छीन लिया। 10% आबादी छीन गई, 13% भूभाग छीन गया और 75% मतलब लगभग सारा ही इन्होंने क्या छीन लिया, खाने छीन ली, जो लोहे के भंडार थे वो छीन लिए। 26% क्या छीन लिए, कोयला के भंडार छीन लिए। फिर इन्होंने क्या किया कि जर्मनी से बोला कि तुम ना इतना सारा हर्जाना भी दोगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हर्जाना भी लगा दिया, मतलब ये सब छीनने के बाद भी कसर रह गई तो उन्होंने क्या किया, हर्जाना भी लगा दिया, ठीक है। उन नेक्स्ट है इसमें बहुत सारे जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो भी छीन लिए। अब जब वर्साई की संधि पर सिग्नेचर कर दिए जर्मनी ने, जर्मनी के जो भी लोग थे उस समय वो जब सिग्नेचर करके आए और जर्मनी को क्या बोला, उन्होंने जर्मनी का नाम रखा वाइमर, वाइमर गणराज्य, ठीक है। क्या कर दिया, वाइमर गणराज्य। तो उन्होंने कहा कि अब राजतंत्र नहीं चलेगा किसमें, जर्मनी में, अब क्या चलेगा, लोकतंत्र चलेगा जर्मनी में, ठीक है। तो लोकतंत्र या गणतंत्र या जनतंत्र या डेमोक्रेसी बात एक है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है इन सारी शब्दों में। तो क्या होने लगा कि इन जो जर्मनी था उस टाइम का उसको बोला कि तुम्हारे यहाँ जन राजतंत्र नहीं चलेगा, ठीक है, राजा का शासन नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, लोकतंत्र। तो इसलिए बोला गया, आपके चैप्टर में लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में, वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य का मतलब है कि जर्मनी में लोकतंत्र स्थापित हो गया, ठीक है। अब जर्मनी में लोकतंत्र तो स्थापित हो गया, लेकिन लोकतंत्र किस टाइप का था, लोकतंत्र था, देखो किस टाइप का था, लोकतंत्र था वाइमर गणराज्य में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की सरकार बनी। यानी कि उस समय जो जर्मनी था उसमें क्या था, जैसे हमारा देश है, ठीक है। हमारे देश में क्या होता है कि जिस पार्टी के जो सीटें सबसे ज्यादा होती हैं वो चुनाव में जीत जाता है, उसकी सरकार बनती है और वो 5 साल के लिए सरकार चलाएगा, जो भी डिसीजन होंगे उसी सरकार के होंगे, ठीक है। इस तरह से होता है हमारे देश में। उस समय जर्मनी में कैसे था कि अगर कोई पार्टी 10% वोट लाई है तो वो 10% संसद में बोल सकती है, ठीक है। अगर कोई 30% लाई है तो 30% की अधिकारी हो गई, यानी कि गठबंधन की सरकार चल रही थी, ठीक है। मतलब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो जितनी वोट लाएगा, ठीक है, उसका उतना ही मूल्य होगा संसद में, ठीक है। मतलब कोई भी नियम पारित होगा तो सब लोगों से पूछा जाएगा और उनकी कितनी कितनी वोट होंगी, इतनी इतनी वोट होंगी। जैसे हमारे यहाँ अब क्या है, मोदी सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, तो उनको कोई भी कानून बनाना है तो अब वोट डाल लेंगी तो किसके जीत के आए ज्यादा, बीजेपी के जीत के आए, इसलिए बीजेपी आई है सत्ता में, तो वो फाइनल कर देते हैं कि हाँ ठीक है, जो ये जो नियम है ये पास होना चाहिए, ठीक है। तो
जो नियम है वो जल्दी जल्दी पास होते हैं। जब गठबंधन की सरकार होती है तो थोड़े डिले में होता है, क्योंकि तुम्हारी पार्टी के तो मान गए, तुम लेके आए हो कोई नियम तो तुम्हारी पार्टी के मान गए, दूसरी पार्टी के नहीं मान रही। जर्मनी में उस समय क्या था कि सभी पार्टियों को अधिकार दे दिया गया, जो जितने परसेंट लेके आएगा वोट उतने परसेंट उसके बात की वैल्यू होगी। ठीक है, अब इस वजह से क्या हो रहा था कि सरकार कोई भी फैसले ले रही थी वो गठबंधन की सरकार चलने ही नहीं दे रही थी। ठीक है, जो 40% वाले हैं वो कोई नियम लेके आए, जो 10-20% वाले हैं वो भी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे और उस नियम को बनने नहीं देंगे, है ना। तो इस तरह से क्या चल रहा था, अस्थिरता चल रही थी। जब ये बाइमा गणराज्य का की बात आई, ठीक है, जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो जर्मनी के लोग खुश नहीं थे बिल्कुल भी। ठीक है, जर्मनी के लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, और जर्मनी के जो लोग चाह रहे थे वो चाह रहे थे चाहे युद्ध में सारे मर जाते, लेकिन आपको वर्साई की संधि पर सिग्नेचर नहीं करने चाहिए थे। क्यों नहीं करने चाहिए थे कि वर्साई की संधि इतनी अपमानजनक थी कि इसमें सब कुछ तो तुम लुटा के आए, बहुत सारी जनसंख्या चली गई हमारी, बहुत सारा भूभाग चला गया, हमारे सारे संसाधन चले गए। ठीक है, कुछ चीज तो किताब में लिखी हुई है, और दिन कितना कुछ मांगा होगा वर्साई की संधि में इन्होंने, है ना। लोहा चला गया, कोयला चला गया, ये जो आधार होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का, कोयला, लोहा, ये जो बड़े बड़े खनिज होते हैं, ये जो आधार होता है वही चला गया। तो जो वाइमार गणराज्य की जो जनता थी, उस समय जो जर्मनी की जनता थी वो बहुत ज्यादा निराश थी और बहुत ज्यादा दुखी थी। क्यों दुखी थी? क्योंकि वो ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहती थी जो इतना अपमानजनक हो। ठीक है, मतलब जनता ऐसे नहीं देख रही थी कि अच्छा हमारे देश में राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतंत्र आ गया, ऐसे नहीं देख रही थी जनता। जनता कैसे देख रही थी कि हमारी इतनी ज्यादा इंसल्ट हो गई इंटरनेशनल विश्व स्तर पर, हमारी इतनी ज्यादा इंसल्ट हो गई है कि हमारे सेना भी मारी गई, अब हमें हरजाना भी देना है, हमें सारी चीजें करनी है। और इसलिए जो जब लोकतंत्र स्थापित हुआ जर्मनी में, तो वहां के लोगों ने खुशी खुशी उसको नहीं अपनाया। जैसे अपने देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ तो सब लोगों ने अपने मन से अपनाया कि हाँ हम स्वागत कर रहे हैं लोकतंत्र का। ठीक है, आज भी हमारे देश में उस दिन खुशियां मनाई जाती हैं, 26 जनवरी वाले दिन, जिस दिन हमारा देश जो है पूरी तरह से लोकतंत्र के स्वरूप में आया। कोई भी देश हो, सभी देशों में बहुत ही गर्व की बात होती है कि इस दिन हमारा देश जो है वो लोकतंत्र में आया, या हमारे देश में आज से लोकतंत्र लागू है। तो हर देश में खुशी होती है, लेकिन उस समय जर्मनी में नहीं हुई, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो शासन प्रणाली है ये किसके द्वारा थोपी गई है, ये यूरोप के इन देशों के द्वारा थोपी गई है, मतलब मित्र राष्ट्रों के कहने पर ये चल रहा है, इसलिए उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो जनता कहीं ना कहीं जो वाइमार गणराज्य के शासन में थे, ठीक है, उस समय जो शासन चला रहे थे उनके अपोजिट चल रही थी। ठीक है, जनसंख्या को क्या लगा था उस समय कि इन लोगों की वजह से हम, इन्होंने क्या किया, ये एक तरह से दलाल बन गए देश के, और इन्होंने दलाल बन के पूरे की पूरे देश को बेच दिया, किसको? इन मित्र राष्ट्रों को। ठीक है, मतलब वो उनको अच्छा नहीं समझ रहे थे, जो वर्साई की संधि पर सिग्नेचर करके आए जर्मनी के लोग, तो जो जनता थी उनको अच्छा नहीं समझ रही थी, उल्टा और ज्यादा खराब समझ रही थी कि भाई ये बहुत गंदे लोग हैं, इनकी वजह से क्या हुआ, इनकी वजह से हमारे हमारे इतनी ज्यादा इंसल्ट हुई, है ना। तो एक माहौल सा क्रिएट हो रहा था पूरे ही देश में सरकार के खिलाफ, है ना। और खुल के बुराई करी जाती थी उन लोगों की जिन लोगों ने वर्साई की संधि पर सिग्नेचर किया। जो लोग सत्ता में थे उनको बोला जाता था कि ये जो है ये इनके वो है, चेला है, या इनके कहने पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको गंदी दृष्टि से देखा जाता था, है ना। अब नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है कि ये सारी चीजें चल रही थी, फिर क्या हुआ। अब ये जो गणराज्य बना था ये बना था 1919 में। ठीक है, जो वाइमार गणराज्य की स्थापना हुई थी ये लगभग लगभग 1919 में हुई थी। ठीक है, 1919 से 1923 तक का टाइम आ गया, और जो 1923 का टाइम था उसमें क्या हुआ, जर्मनी में महामंदी आ गई। महामंदी आ गई मतलब इतना, मतलब कोई रोजगार नहीं मिल रहा, क्योंकि संसाधन सारे इन्होंने छीन लिए, है ना। और जो अच्छे लोग थे वो सारे सेना में भर्ती हुए और वो मर गए, तो कुछ भी उत्पादन नहीं हो पा रहा था ठीक से, है ना। और प्लस जर्मनी पे क्या था, जर्मनी पे पाबंदी लगाई हुई थी इन मित्र राष्ट्रों ने कि आप सेना नहीं रखोगे एक्स्ट्रा। ठीक है, बिना पूछे आप सेना नहीं रखोगे, आप बम गोले धमाके ये सब नहीं बनाओगे, आप तोप निर्माण नहीं करोगे, जो युद्धपोत होते हैं उनकी संख्या भी आप ज्यादा नहीं रख सकते हो। तो सारी की सारी लिमिटेड चीजें हो गई, और एक तरह से क्या इन्होंने किया है, पूरा की पूरा कंट्रोल इनका था उस समय जर्मनी का। ठीक है, तो सारी चीजों में पाबंदी हो गई, उद्योग भी छीन लिए इन्होंने, संसाधन भी छीन लिए इन्होंने, कितना गलत किया जर्मनी के साथ। फिर उनकी जनसंख्या भी छीन ली, और उनके जो अच्छे राज्य थे वो भी छीन लिए इन्होंने, और उसमें भी इनको कसर रह गई, तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब तुम सेना भी नहीं रख सकते, ये सारे इन्होंने प्रतिबंध लगाए मित्र राष्ट्रों ने। तो इसका मतलब यह है कि जो वर्साई की संधि थी
ये नींव रखी गई थी द्वितीय विश्व युद्ध की, क्योंकि इतना अपमान कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही जाती हो गई कि सब कुछ ही छीन लिया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि अब तुम्हें क्या देना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, एक जुर्माने का कर्ज भी था जर्मनी के ऊपर, तो जो थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था चल रही थी वो कर्ज में जा रही थी सारी, है ना। तो कर्ज देना पड़ रहा था इन लोगों को, कि इन लोगों ने कहा कि जितना भी नुकसान हुआ प्रथम विश्व युद्ध में, उस सबका हर्जाना कौन देगा, जर्मनी देगा। तो जर्मनी इनकी भरपाई कर रहा था। तो इन सभी कारणों से क्या हुआ, कहीं ना कहीं जो जर्मनी था वो घाटे की तरफ जा रहा था, वो सर्वहारीकरण की तरफ जा रहा था। आपकी एनसीईआरटी में एक शब्द दिया हुआ सर्वहारीकरण, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि लोग जो है वो दिन ब दिन गरीब और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। जैसे आपके पास कुछ संसाधन है, आपके बच्चों के पास उतने भी नहीं है। जैसे आपके पास 2 कमरों का घर है, आपके बच्चों के पास घर का 1 कमरे का घर रह गया, फिर उनके बच्चों के पास घर भी नहीं रहा, सर के ऊपर छत भी नहीं रही, कुछ नहीं रहा। अब वो क्या है, वो एक झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। ठीक है, तो जो देश की तरक्की ऐसे होनी चाहिए थी, वो ऐसे नीचे की तरफ जा रही थी। लोगों के हाथ से संसाधन दिन ब दिन छिनते जा रहे थे, तो जनता में बेरोजगारी, भूखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। उस समय जो जर्मनी में लोग थे वो क्या कर रहे थे, गले में तख्तियां डालकर घूमते रहते थे। तख्तियां पर लिखा होता था कि मैं काम की तलाश में हूँ और आप मुझे काम पर रख लीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ तख्ती में लिखा होता था। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि लोग किसी भी कीमत पर काम करने के लिए तैयार थे। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है कि ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं अमेरिका भी देख रहा था, यूरोप के सारे लोग भी देख रहे थे, सब देख रहे थे कि भाई जो जर्मनी है वहां पर बहुत ज्यादा बुरी हालत है। तो अमेरिका का थोड़ा सा मन पिघला और उसने क्या किया, 1924 में उसने क्या बोला, इससे पहले 1923 की कहानी देखते हैं। 1923 में जर्मनी में मंदी कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया। जब मंदी की अवस्था तो मैंने बता दी किस तरह से मंदी आई। फिर क्या हुआ, उसने बोला, जर्मनी ने बोला कि भाई हम अब कर्ज नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जो जो लोन हमने ले रखा है दूसरे उन राष्ट्रों से, अब हम इनको लोन नहीं दे पाएंगे, और इनकार कर दिया। अब फ्रांस को गुस्सा आया कि भाई तुमने ऐसे क्यों किया, जो तुम पर जुर्माना लगा हुआ है वो तो तुम्हें देना पड़ेगा। फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने ये जो जर्मनी था उसके औद्योगिक इलाके ले लिए, रूर घाटी। रूर घाटी प्रसिद्ध है इसकी, जर्मनी की, किसके लिए, उद्योग के लिए। तो इसने फ्रांस ने क्या किया, इसकी रूर घाटी भी ले ली बाद में। ठीक है, वर्साई की संधि के बाद में ली है, जब 1923 में ये नहीं दे पा रहा था कर्ज, तब ले लिया। ठीक है, अब इस सब पे अमेरिका की नजर थी। अमेरिका ने सोचा कि चलो इनकी मदद कर देते हैं जर्मनी वालों की। ठीक है, तो उसने बोला कि जो वर्साई की संधि में जो ऋण चुकाने की जो बहुत सारी चीजें रखी गई थी उनमें थोड़ी थोड़ी जर्मनी को छूट देनी जानी चाहिए, तो दी भी गई। अब 1924 से 1928 में अमेरिका सरकार की सहायता से जर्मनी में स्थिरता आई। ठीक है, यानी कि उसने थोड़ी थोड़ी हेल्प दी बहुत सारी चीजों में, तो क्या होने लगे, अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत ठीक ठीक चलने लगी, है ना। अब लोगों को लगने लगा कि हाँ अब कुछ दिन में क्या है, जर्मनी ठीक से चलने लगेगा, ठीक से सारी चीजें हो जाएंगी। इस बीच क्या हुआ, अब ये जो सब कुछ सामान्य होने लगा था ये कुछ ही टाइम का था, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या हुआ, 1929 में क्या हुआ कि 1929 में अमेरिका में क्या हुआ, महामंदी आ गई। महामंदी क्यों आ गई, जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट का नाम है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ठीक है, तो वहां अमेरिका का जो शेयर मार्केट है, शेयर बाजार है, वो क्या हो गया, पूरी तरह से क्रैश हो गया, धराशायी हो गया। तो ना केवल अमेरिका में बल्कि बहुत सारे देशों में इस मंदी का प्रभाव देखा गया। ठीक है, इस मंदी की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे देशों में उनके जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई या फिर डाउन जाने लगी, है ना। जैसे कोरोना के दौरान हुआ था ना, कि सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो नीचे जाने लगी थी, क्योंकि उद्योग बंदे, धंधे वगैरह सब बंद हो गए थे, है ना, आना जाना सब बंद हो गया, तो सारी चीजें एकदम से रुक गई थी। तो क्या हुआ, जो देश की अर्थव्यवस्था है वो नीचे जाने लगी, क्योंकि देश में खर्चा तो बराबर हो रहा है, भाई लोग तो खा ही रहे हैं ना, डेली खाना तो रोज खा रहे हैं, है ना, बिजली यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन कमाने नहीं जा रहा कोई भी। कोरोना टाइम पे ऐसे हुआ था, 1-2 साल लोगों के पास कोई काम नहीं था, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं चल रहा, तो क्या हुआ, जो घर में रखा हुआ धन है वो भी खा गए सब। तो एक तरह से जो अर्थव्यवस्था है वो क्या रह गई, नीचे की तरफ चली गई। तो ऐसे ही क्या हुआ, अमेरिका की वजह से विश्व के लगभग लगभग सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित हुई 1929 में। तो अब अमेरिका ने क्या किया, जर्मनी से अपना हाथ खींच लिया कि भाई तुम, जब हम ही मर रहे हैं तो तुम्हारी कैसे हेल्प करेंगे, ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प जब भी करेंगे जब हमारे पास कुछ होएगा। तो उन्होंने जर्मनी का साथ छोड़ दिया। अब यहां से क्या हुआ कि जो उस समय जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी की पूरी खत्म सी होली, है ना। अब यहां से
जो हिटलर है उसका उदय होता है। पूरी तरह से चारों तरफ निराशा थी इटली में, सॉरी जर्मनी में चारों तरफ निराशा थी और सबको लग रहा था कि जर्मनी अब बिल्कुल नीचे जाने वाला है। उसी टाइम पे आपके जो चैप्टर है उसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है हिटलर का उदय। देखो यहाँ पे एक लाइन रह गई है कि ये जो सरकार थी ये कैसे काम कर रही थी, राजनीतिक जो सरकार थी जर्मनी में उस समय कैसे काम कर रही थी। तो मैंने बताया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली थी, मतलब जो जितनी जिसकी जितने परसेंट वोट आएंगे उसकी संसद में उतनी ही चलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या था, शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में था, ठीक है, और शासन की औसत अवधि 239 दिनों की से अधिक नहीं रही। और क्योंकि ये अस्थिरता बनी रहती थी, इसलिए क्या होता था, टाइम टाइम पर वहां पर आपातकाल लेके आना पड़ता था। यानी कि जो धारा 48 है, ठीक है, अनुच्छेद 48 है, वो जर्मनी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारे देश के अकॉर्डिंग नहीं, जर्मनी के अकॉर्डिंग, जो जर्मनी के देश के अकॉर्डिंग क्या है, जो धारा 48 है वो उसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा कि आपातकालीन लगा दो, आप किसी की नहीं चलेगी, अब राष्ट्रपति की चलेगी, ठीक है। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है ना, इमरजेंसी लगाई जाती है, जो राज्य की सरकारें होती है वो हटा दी जाती हैं, अब किसकी चलेगी, मुख्यमंत्री की इनकी नहीं चलेगी, अब किसकी चलेगी, राष्ट्रपति शासन चलेगा, राष्ट्रपति करेगा जो जैसे करेगा। तो बार बार क्या होने लगा, ये हो जाता था। तो एक तरह से जर्मनी की अर्थव्यवस्था डाउन जा रही थी, राजनीतिक जो चीजें थी वो सारी नीचे जा रही थी। तो जर्मनी में उस समय बहुत ही ज्यादा निराशा का माहौल था, है ना। अब यहां से होता है हिटलर का उदय, ठीक है। अब हम पार्ट 2 में हिटलर के बारे में देखते हैं, जो इस चैप्टर का पार्ट 2 है हिटलर का उदय, उसके बारे में देखते हैं। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1899 में, ठीक है, और किसमें हुआ था, ऑस्ट्रिया में। अब आपको लगेगा कि जो हिटलर है उसका जन्म तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, फिर जर्मनी से क्या लेना देना है। देखो पहले जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था ना, तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक ही थी। ऑस्ट्रिया कहाँ है, देखो नीचे की तरफ है ऑस्ट्रिया, मतलब उससे लगा हुआ है ना। बाद में ये अलग अलग हुए हैं, पहले क्या थे, एक ही थे। तो जर्मनी ऑस्ट्रिया एक ही था, ठीक है। ये जर्मनी है ऊपर वाला और ये बिल्कुल नीचे क्या है, ये ऑस्ट्रिया है, बहुत छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसका जन्म इसमें हुआ था और ये भी बहुत ज्यादा गरीबी से गुजर रहा था उस समय, जब अपनी युवा अवस्था में था। और इसने क्या किया, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें ये सैनिक के रूप में काम किया था हिटलर ने। तो हिटलर ने ये जो वर्साई की संधि थी ये बहुत अच्छे से देखी, महसूस करी, इसको भी गिल्ट था कि जो वर्साई की संधि है वो नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ इसने क्या किया, हिटलर ने 1919 में इसने एक पार्टी ज्वाइन करी, ठीक है। पार्टी का नाम क्या है, वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन गया और बाद में इस पार्टी का नाम क्या हो गया, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, है ना, कर दिया गया। 1923 में बेवरिया पर इसने कब्जा कर लिया। अब देखो जो हिटलर था इसने 1919 में करी पार्टी ज्वाइन, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या हुआ, अब पार्टी ज्वाइन कर ली तो पार्टी की सरकार बनने लगी। तो पहले जो पार्टी की वोट थी वो कम आई, जैसे 1923 में इसने बेवरिया पर कब्जा किया था पार्टी में रहकर। तो जब देश की संसद को पता चला कि ये इस तरह से की गलत चीजें एक मिनट तो जब देश की संसद को पता चला कि जो हिटलर है ये गलत चीजों को कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया और इसको जेल में डाल दिया, ठीक है। काफी दिन जेल में रहा। फिर इसने क्या किया, 1929 में महामंदी का फायदा उठाकर नत्सी पार्टी ने जनता को ख्वाब दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। जब 1929 में जो महामंदी आई थी अमेरिका की वजह से, ठीक है, पूरे विश्व में जो महामंदी आई अमेरिका की वजह से, ये जो नत्सी पार्टी थी ये धीरे धीरे क्या कर रही थी, सत्ता में आती जा रही थी, प्रभाव बखेर रही थी अपना, जनता को ये समझा रही थी कि अगर हमारी सत्ता आई तो हम क्या करेंगे, ये गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी ये सब मिटा देंगे, ठीक है। और जो वर्साई की संधि में हमारा अपमान हुआ है वो हम सारा आपको वापस लौटा देंगे। तो ये इतने सारे सपने कौन दिखा रहा था, इतने सारे सपने दिखा रही थी नत्सी पार्टी, ठीक है। और उसी का सदस्य कौन था, उसी का सदस्य था हिटलर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि जब वोटिंग हुई 1929 में, ठीक है, जब वोटिंग हुई तो चुनाव में जो नत्सी पार्टी थी उसके 2.6% वोट आए। कितने परसेंट, 2.6% वोट आए। जो जब फिर 1932 में चुनाव हुए, ठीक है, 1932 में कितने परसेंट वोट आए, 37% वोट आए। अब जब 37% वोट आए तो
जर्मनी का जो चांसलर था वो कौन बन गया, वो हिटलर बन गया। ठीक है, 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, सारी चीजें ये आपकी बुक में लिखी हुई है। उसने क्या किया, सबसे पहले जब वो 30 जनवरी को चांसलर बना, तो उसने सबसे पहले क्या किया, 28 फरवरी को आपातकाल लगा दिया। ठीक है, कि भाई ये लोकतंत्र लोकतंत्र की बात ज्यादा नहीं मानी जाएगी और मेरी चलेगी, क्योंकि हिटलर तो अपनी तानाशाह शासक था। तो उसने क्या किया, आपातकाल लगा दिया। 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट लगा दिया। ये इस एक्ट का मतलब है कि अब जो संसद है उसको इसने कर दिया साइड में, कि अब बात संसद की नहीं मानी जाएगी, अब किसकी चलेगी, अब केवल और केवल हिटलर की चलेगी। ठीक है, तो यहां से हिटलर के तानाशाह की कहानी शुरू हो गई। ठीक है, तानाशाही की कहानी शुरू होगी कहां से, 3 मार्च 1933 से। ठीक है, अब इसने क्या किया कि इसने जो ख्वाब दिखाए थे लोगों को बढ़िया बढ़िया, कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, कि ये सब जो अपमान हुआ है उसका बदला लेंगे, ये सब करेंगे, क्योंकि हिटलर बोलता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बोलता था, लोगों को ऐसे ही आकर्षित आकर्षित कर लेता बोल बोल के ही। तो उसने बहुत बढ़िया बढ़िया जो सपने दिखाए थे, जिसकी वजह से वो सत्ता में आया था, अब वो धीरे धीरे साकार होते हुए नजर आए जनता को। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने सोचा कि बिना संसाधन के किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, 1936 में, ठीक है, 1936 में राइनलैंड पर कब्जा कर लिया। राइनलैंड जो इसका ही था, ठीक है, जर्मनी का था, जिसमें खनिज वगैरह की खानें थी, औद्योगिक से रिलेटेड चीजें थी। तो इसने क्या किया, राइनलैंड पर कब्जा कर लिया, यानी कि जो अपना ही राज्य था वो छुड़ा लिया। फिर इसने क्या किया, 1938 में ऑस्ट्रिया पर इसने अपना कब्जा कर लिया, जो प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की संधि के तहत छीन लिया गया था, ये ले लिया। फिर इसने सुंडालैंड पर कब्जा कर लिया। ठीक है, ये भी इसका अपना ही था, मतलब जर्मनी भाषी राज्य था। यानी कि जो हिटलर ने वायदे किए थे चुनाव के टाइम, वो इसमें सारे के सारे पूरे करने शुरू कर दिया। जनता में एक बहुत अच्छी छवि बन गई कि अगर कोई विकास कर सकता है हमारे देश का, जर्मनी का, तो केवल और केवल हिटलर कर सकता है। हिटलर के पीछे पीछे जनता चलने लगी, और जनता इसके लिए इतनी पागल थी कि रैलियों में लाखों लोग आते थे। ठीक है, क्योंकि ये बात इस लहजे से रखता था जनता के सामने कि जनता इसकी हो जाती थी। अब जनता को दिखने लगा कि जो जो अपमान हुआ उस सब का बदला कौन ले रहा था, हिटलर ले रहा था। धीरे धीरे सारी जो चीजें छिन गई थी, जैसे हम बात करें ऑस्ट्रिया की, राइनलैंड की, राइनलैंड इधर था, ये सारी चीजें क्या उसने, जो जर्मनी था उसने वापस लेनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और वो जो नियम थे कि इतने से ज्यादा आप सेना नहीं रख सकते हो, वो सारे नियम उसने तोड़ दिए कि भाई हमारा देश है जर्मनी, और मैं उस पर शासन करूंगा, मेरी मर्जी चलेगी कि मुझे कितनी सेना रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, मेरा जितना मन करेगा बम धमाके तो गोला बारूद उतनी बनाऊंगा। तो एक तरह से पूरी तरह से तानाशाही जो स्टार्ट हो गई थी, किसकी, हिटलर की। और इसने क्या किया, अब आगे जो आगे मैं बोर्ड लिखूंगी, ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हिटलर की वजह से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। ठीक है, आइए दूसरी स्लाइड में देखते हैं कि यहां तक तो देखो ठीक था कि ये जो चीजें थी, राइनलैंड था, ऑस्ट्रिया था, सुंडालैंड था, ये सब जर्मनी के ही थे, और जर्मनी को इतना अधिकार होना चाहिए था कि वो कितनी भी सेना रखे, कितना भी कुछ करे। यहाँ तक तो चीजें ठीक थी, अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके जा रहा था, शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दे रहा था बच्चों की पर, तो यहाँ तक तो चीजें ठीक थी। अब आगे हिटलर ने किस तरह से गड़बड़ शुरू करी, जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब देखिए यहाँ तक ठीक था कि जो जो चीजें वर्साई की संधि में जर्मनी से छीनी गई थी, उन सभी को कहीं ना कहीं जो हिटलर था उसने वापस ले ली थी, है ना। अब उसके बाद जो हिटलर था उसकी आकांक्षाएं बढ़ती रही, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो बिल्कुल हाई हो गया। उसको लगा कि मैंने धीरे धीरे करके सारी चीजों को छुड़ा लिया जो अपनी थी, ऑस्ट्रिया था, राइनलैंड था, और भी बहुत सारे इलाके थे, वो सारी चीजें अगर मैंने छुड़ा ली तो अब मैं क्या करूं, अपने जर्मनी के विस्तार के लिए दूसरे युद्ध लड़ने चाहिए मुझे, ताकि जो जर्मनी की अच्छी जनता है ना, उसको रहने की आगे बढ़ने की फैसिलिटी मिले। तो उसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही थी, आइए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। 1 सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया। फ्रांस और इंग्लैंड भी इस युद्ध में शामिल हो गए। देखो ये है जर्मनी, ठीक है, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये जर्मनी है, और ये जो बराबर वाला है ना, जस्ट बराबर वाला, ये क्या है, पोलैंड है ना। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो जर्मनी है, जर्मनी ने पहले ऑस्ट्रिया मिलाया, फिर इधर जो था राइनलैंड उसे मिलाया, ठीक है, जो और भी लाके फ्रांस ने या और देशों ने
मित्र राष्ट्रों ने इसके घेर लिए थे उन सबको छुड़वाया। उसके बाद इसने क्या किया, पोलैंड पर कब्जा करा। जब इसने पोलैंड पर कब्जा करा तो इसकी मदद के लिए कौन आए, फ्रांस। फ्रांस आया और इंग्लैंड आया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो विश्व युद्ध की शुरुआत किसने करी, हिटलर ने कर दी थी। ठीक है, अब जब पोलैंड की हेल्प के लिए इंग्लैंड और ये आए, फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस है और इधर इंग्लैंड है, जब ये दोनों आए तो जो युद्ध है वो अब लंबा होना तय था। ठीक है, पोलैंड पे वो क्यों कब्जा करना चाह रहा था, उसके दिमाग में चल रहा था कि जो जर्मनी है ना वो जर्मन के लोगों के लिए कम है। उसको लग रहा था कि जर्मन के लोगों को और ज्यादा जगह चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, हर चीज अच्छी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या कर रहा था, भूभाग का विस्तार कर रहा था। और जो संसाधन होते हैं उसको पता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश को अच्छे से चलाने के लिए संसाधन की जरूरत होती है। तो जहां जहां संसाधन उसको मिलते जा रहे थे वो उन इन एरियाओं को घेर रहा था। जब उसने पोलैंड पर कब्जा करा तो उसमें उसने क्या किया कि वो यहूदियों से बहुत ज्यादा नफरत करता था, जो हिटलर था। उसने क्या किया कि वहां पर बसे हुए जो लोग थे, यहूदी या और भी देश के जो बसे हुए लोग थे, जिनसे वो घृणा करता था, आगे मैं बताऊंगी आपको, नेक्स्ट पार्ट में है ये सारी चीजें। तो उसने क्या किया, पोलैंड से उन सबको भगाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, कत्लेआम मचा दिया वहां। चाहे उनकी कोई गलती है या नहीं है, उनको अपने अपने घर छोड़कर भागने पड़े, केवल और केवल इसलिए क्योंकि हिटलर ऐसा चाहता था। ठीक है, तो मतलब हिटलर ने इतना गलत किया उनके साथ जितना भी कोई कर सकता है, मतलब मानवता के साथ इतना क्रूर व्यवहार शायद ही किसी ने किया होगा इस पूरी पृथ्वी पर जितना हिटलर ने किया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है कि अब युद्ध जो है वो स्टार्ट हो गया। अब जो इटली है वो कहाँ कहाँ लड़ रहा है, वो इधर की तरफ से आ रही है सेना, ठीक है, और इधर की फ्रांस की तरफ से, दो तरफ से सेना आ रही है। अब उसको ऐसा लग रहा था कि मैं धीरे धीरे जीत, क्योंकि जर्मनी जो था वो मजबूत होता जा रहा था हिटलर के उसमें। तो जनता भी हिटलर का साथ दे रही थी, जनता को लग रहा था कि हाँ, जो हमारी बेइज्जती हुई फर्स्ट वॉर में, वो अब हमें सब कुछ जो है, जो संसाधन है या जो जो भी कमियां हुई वो सारी मिलने वाली है। तो जनता भी इसका साथ दे रही थी। नेक्स्ट क्या हुआ कि सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि कर ली। उसने कहा कि हम तीनों मिलकर युद्ध लड़ेंगे और इनको हराएंगे, इनको मित्र राष्ट्रों को। ठीक है, मित्र राष्ट्र कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस। ठीक है, ये वाला जो खेमा था वो कौन कौन था, ये मित्र राष्ट्र थे कि हम इन सबको क्या करेंगे, हराएंगे। तो इसके लिए इनमें ये तीनों जो है वो युद्ध में कूद पड़े। ठीक है, अब तक तो केवल जर्मनी था, अब कौन कौन आ गया, इटली भी आ गया, अब जापान भी आ गया। ठीक है, अब इनको लग रहा था कि भाई अब हम तीनों मिल गए हैं साथ में, तो अब हमारी जीत जो है वो निश्चित हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हुआ कि 1 जून 1941 में सोवियत संघ, देखो अगर कहीं भी सोवियत संघ लिखा आए तो आप समझना कि रूस और उसके साथ जो 14 देश जुड़े हुए थे पहले 1991 से पहले, उन सभी की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि रूस पहले कहां तक था, ये पीला पीला तो है ही, देखो ये जो है ये तो रूस है ही सारा। ठीक है, ये तो है ही, ये जो यूक्रेन है ये भी इसमें था, और ये बहुत सारे देश इसमें थे। ये मतलब काफी बड़ा था, रूस जो है वो यहाँ तक था। ठीक है, ये 15 देश भी सारे इसमें ही आते थे, कजाकिस्तान वगैरह, ये देखो, ये जो कजाकिस्तान है ग्रीन वाला ये भी इसमें था। ठीक है, और ये तुर्कमेनिस्तान और ये सारे इसमें थे। यानी कि अगर हम बात करें उस समय के रूस की, तो उस समय की रूस की सीमाएं हमारे भारत से मिलती थी। ठीक है, उस समय की रूस की सीमाएं हमारे भारत से मिलती थी। जो रूस था वो हमारा पड़ोसी देश था, है ना, क्योंकि जो रूस का विस्तार है वो यहाँ तक था। 1991 में मैंने आपको कई बार बताया कि इसका इन 15 देशों ने डिसाइड करा कि अब हम अलग अलग रहेंगे, सोवियत संघ के साथ नहीं रहेंगे। अब सारे देश अलग अलग जब चले गए तो तब इसका नाम क्या हो गया, रूस हो गया। तो रूस 1 जून को और 1941 में सोवियत संघ पर भी इसने हमला बोल दिया, किसने, हिटलर ने। अब ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो यहाँ युद्ध चल रहा था यहाँ पर जर्मनी जीत ही रहा था। ठीक है, हर बार वो जीत रहा था यहाँ पर, चाहे फ्रांस की बात करें चाहे हम इंग्लैंड की बात करें। लेकिन अब इसने क्या किया, अब इसने किया कि जो जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी तो हो गया, ये पूरा ब्लैक ब्लैक जो है ये हो गया जर्मनी। ठीक है, ये पूरा ब्लैक ब्लैक वाला कौन सा हो गया, जर्मनी। अब जर्मनी की सेना जो है वो इधर भी लड़ रही है, जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस ने किया था। रूस ने भी तो ऐसे किया था कि दोनों तरफ युद्ध छेड़ दिया था, इसलिए रूस की हार होने लगी थी। रूस में जो क्रांति हुई थी वो इसी वार की वजह से हुई थी, फर्स्ट वार की वजह से, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से हुई थी। तो देखो इधर भी सेना लड़ रही है, ठीक है, रूस से लड़ रही है इधर सेना, और इधर लड़ रही है फ्रांस से, और इधर सेना जो लड़ रही है वो लड़ रही है इंग्लैंड से। यानी कि चारों तरफ से जर्मनी को दुश्मनों ने घेर लिया। ठीक है, और जर्मनी अकेला लड़ रहा है उनसे अच्छे से, उसको लग रहा है कि नहीं मैं जीत जाऊंगा। अब सेना आखिर कितना लड़ेगी, मतलब एक लिमिट होती है, आप 24 घंटे कितने दिन तक काम करोगे, 1-2 महीने,
4-5 महीने जीवित रह पाओगे, फिर तुम्हारे खाने के लिए भी चाहिए, फिर कपड़े भी चाहिए, भाई बहुत सारी सुविधाएं, इतने ज्यादा डिप्रेशन में कोई आदमी कितना जीवित रह लेगा। तो क्या हुआ, जो जर्मनी था वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगा था। ठीक है, अब जर्मनी तो कॉन्फिडेंस में था कि मैं जीत जाऊंगा, हिटलर यानी कि हिटलर कॉन्फिडेंस में था मैं जीत जाऊंगा। हिटलर ने क्या किया, जब जापान से त्रिपक्षीय समझौता किया था, तो अब जापान को भी लगने लगा कि हाँ भाई, हम हमारा ही राज चलेगा, इटली का, जर्मनी का और जापान का। तो इसने क्या किया, इसने उससे भी बड़ी गलती करी। जापान ने किससे टक्कर ली, जापान ने ली अमेरिका से। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर 7 सितंबर, ठीक है, कब, 7 सितंबर 1941 में बमबारी कर दी। अब जब इसने बमबारी कर दी, तो अभी तक बमबारी करने से पहले तक अमेरिका इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं था। ठीक है, ये जो विश्व युद्ध चल रहा था वो यहीं चल रहा था, यूरोप के लोग ही आपस में लड़ रहे थे, अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। अब जब इसने अमेरिका पर हमला किया जापान ने, तो फिर वो अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व हो गया दूसरे विश्व युद्ध में। अब जब वो इन्वॉल्व हो गया, तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद कर रहा था। जैसे अभी जितने भी युद्ध चल रहे हैं, तो उनको पीछे से कोई ना कोई देश सपोर्ट कर रहा है। कुछ देश रूस को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं पीछे से। ठीक है, अगर 2 ही देश लड़ रहे होते तो 2-3 साल तक थोड़ी ना चलती लड़ाई, ये लंबी खिंच रही है, इसका मतलब पीछे से कोई ना कोई देश जो है वो मदद कर रहे हैं। ठीक है, न्यूज में आए दिन आता रहता है कि कौन कौन से देश मदद कर रहे हैं। मैं खुल के इसलिए नहीं नाम बता रही हूँ सारे देशों के, कि यूट्यूब की जो गाइडलाइन है वो मना करती है कि करंट में अगर कोई भी युद्ध चल रहा है तो आप उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ठीक है, ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए मैं आपको खुलकर नहीं बता रही हूँ कि कौन कौन से देश पीछे से साथ दे रहे हैं, है ना, लेकिन मुझे पता है कौन कौन से देश साथ दे रहे हैं। तो उसी तरह से सेकंड वॉर में हो रहा था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में हो रहा था, तो साथ दे रहे थे पीछे पीछे से। अब अमेरिका भी आ गया, अमेरिका ने भी इन मित्र राष्ट्रों का साथ दिया, फ्रांस का, इंग्लैंड का, इनको वो भेजने लगा, बम धमाके गोले ये सब भेजने लगा। देखो, उससे तो दोस्ती हमें पहले से थी, फ्रांस से अमेरिका की दोस्ती थी, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया भी था जब हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे, कि अमेरिका को किसने आजाद करवाया था इंग्लैंड से, फ्रांस ने करवाया था। तो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप चली रही थी कि भाई इसने हमें आजादी दिलाई है, तो थोड़ा बहुत तो एहसान होता ही है कि भाई इसने हमारे साथ किया है तो हम इसके दोस्त हैं। ठीक है, तो क्या चल रहा था कि अब अमेरिका भी इनकी मदद करने लगा। फिर क्या हुआ, जो हिटलर था, हिटलर कहाँ उलझ के रह गया, यहाँ पर फ्रांस में, इंग्लैंड में और रूस में। जो रूस की सेना थी वो उसने क्या किया, 1945 में 30 अप्रैल 1945 को सोवियत की सेना, सोवियत यानी रूस की सेना ने क्या किया, वो जर्मनी की सेना को धकेलते हुए, पीछे की तरफ धकेलते हुए कहां तक आ गई, जर्मनी के बीचों बीच बर्लिन में आ गई। ठीक है, बर्लिन एक शहर है जर्मनी का। ठीक है, तो वो कहां तक आ गई, बर्लिन तक आ गई। और जब सेना बर्लिन तक आई और हिटलर को पता चला कि जो जर्मनी है वो कहीं ना कहीं कब्जे में जा रहा है, किसके, रूस के, ये सबसे बड़ी गलती थी उसकी। अगर वो रूस को इंक्लूड नहीं करता, रूस पर हमला नहीं करता द्वितीय विश्व युद्ध में, तो ये इनको ये आराम से हरा देता। ठीक है, दूसरी गलती किसने करी थी, जापान ने, कि जापान ने बिना मतलब कि अमेरिका को छेड़ा था। अमेरिका कुछ भी नहीं कह रहा था, सेकंड वर्ल्ड में वार में था ही नहीं। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में वो था ही नहीं, उसको कुछ लेना ही नहीं था। उसको पता था कि युद्ध कितना गलत चीज है, उसको पता चल गया था कि जो मंदी आई थी उसकी मार वो झेल रहा था, धीरे धीरे अपने देश को इसमें से, महामंदी में से निकाल रहा था और अपने देश का विकास कर रहा था। लेकिन जापान ने ये गलती करी। अब देखो, यहाँ से युद्ध की समाप्ति स्टार्ट हो गई। कैसे स्टार्ट हुई कि 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेना ने जब बर्लिन तक पहुंचा, तो हार के भय से, ठीक है, किसके, हार के भय से, तो उसको पता लगने लगा कि भाई अब तो बीचों बीच आ गई सेना रूस की, और अब मेरा मरना तय है हिटलर का। और उसको लग रहा था कि अगर मित्र राष्ट्रों के में हाथ आ गया तो मेरा जो सजा है वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था कि पिछले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, जो प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें सारा की सारा हर्जाना किसको भरना पड़ा था, जर्मनी को भरना पड़ा था। और जर्मनी के जो लोग थे वो उनसे घृणा करते थे, नफरत करते थे कि भाई इन्होंने वर्साई की संधि करी, जो जो फर्स्ट वॉर हुआ था उसमें। ठीक है, अब उसको पता चल गया था कि सेकंड वॉर में भी ऐसे ही होने वाला है। अब मैं फंस चुका हूं, अगर मैंने आत्महत्या नहीं करी तो क्या करेंगे, ये मित्र राष्ट्र मुझे पकड़कर मेरे साथ गलत व्यवहार करेंगे। इसी के डर से हिटलर ने क्या किया था, हिटलर जब बर्लिन तक आ गई रूस की सेना, तो हिटलर ने अपने मंत्री गोयबल्स तथा अपने पूरे परिवार के साथ क्या हुआ, किया, अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। ठीक है, यानी कि जो उसके समर्थक थे, एक आध जो जिनसे वो सलाह लेता, वो और उसके परिवार के लोग सारे, सबको उसने क्या किया, एक बंकर में
बिठाकर और बम से उस बंकर को उड़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हिटलर का अंत हो गया और कहीं ना कहीं ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था ये कमजोर पड़ गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की पूरा भार किस पे था, किसने कमान संभाल रखी थी, हिटलर ने। अब हिटलर ही नहीं रहा तो क्या हुआ, युद्ध जो था वो डाउन हो गया थोड़ा सा। ठीक है, अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा हुआ कि अमेरिका चुपचाप बैठा हुआ था जब उस पर हमला किया था किसने, जापान ने। ठीक है, जापान ने क्या किया था, उस पर बमबारी करती थी 7 सितंबर 1941 को। तो 3-4 साल से वो चुपचाप बैठा हुआ था और इस फिराक में था कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं इस पर बम गिरा दूंगा। ठीक है, और अमेरिका का इतिहास रहा है कि अगर अमेरिका में कोई भी अमेरिका को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, अमेरिका का किसी भी बिल्डिंग को, सेना को, किसी व्यक्ति को कोई भी अगर नुकसान पहुंचाता है तो अमेरिका जो है वो हमेशा पलट कर वार करता है, और ऐसा करता है कि वो कहावत है ना कि प्यासा पानी नहीं मांग सकता। ठीक है, पानी मांगने का भी वो नहीं छोड़ता है, वो टाइम दुश्मन देश हो या अपने दुश्मनों को। ठीक है, कि उसका काटा हुआ पानी नहीं मांग सकता, है ना। तो वो ऐसा हाल करता है। तो उसने योजना बना रखी थी कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही मैं बदला लूंगा किससे, जापान से। और उसने किया भी है। उसने क्या किया, उसने किया कि अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त को और नागासाकी शहर पर 9 अगस्त को परमाणु बम गिराए। इसके बाद उसने द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो उसको विराम लग गया, क्योंकि देखो हिटलर मर गया, यानी कि जो जर्मनी है वो ढीला पड़ गया। ठीक है, मेन कौन लड़ रहा था, जर्मनी लड़ रहा था, जापान लड़ रहा था और इटली, यही थे ना, ये तीनों साथ थे ना केंद्र शक्ति में। तो ये केंद्र शक्ति एक तरह से टूट गई, हिटलर गया तो जर्मनी शांत हो गया। अब क्या किया अमेरिका ने, जापान में बम गिरा दिए। जो परमाणु बम होते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कितने खतरनाक होते हैं, कि परमाणु बम गिराने से इतनी ज्यादा हीट होती है, इतनी ज्यादा गर्मी पैदा होती है कि आदमी जल जाते हैं। ठीक है, और उससे इतनी सारी रेस निकलती हैं, जब वो किसी भी इंसान के अंदर प्रवेश करती हैं तो उसमें भयानक बीमारियां हो जाती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, कानों से सुनना बंद हो जाता है ना, और बोल नहीं पाते हैं। ना केवल वो लोग प्रभावित होते हैं जो उसके बम के आसपास होते हैं, बल्कि कई किलोमीटर तक के लोग प्रभावित होते हैं, और कई पीढ़ियों तक जो लोग होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं वो बीमारियां आ रही हैं, अनुवांशिक बीमारियां आ रही हैं। ठीक है, तो जो परमाणु बम होते हैं ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, और ऐसा हुआ। तो जब एक के बाद एक बम गिराए, और इतने सुंदर शहर थे ये दोनों, ये पूरे की पूरे जब अमेरिका ने नष्ट कर दिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, जापान भी ढीला पड़ गया, क्योंकि जितने लोग बचे उन राहत बचाव कार्य में जापान लग गया, और जर्मनी पहले शांत पड़ गया, तो अकेला इटली क्या उखाड़ लेता। तो क्या हुआ, युद्ध विराम की घोषणा हो गई। और आप कह सकते हैं कि युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो पोलैंड से स्टार्ट हुआ था, जब हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा किया था। ठीक है, कब, 1 सितंबर को। ठीक है, और युद्ध विराम कब लगा, ये लगा 9 अगस्त को। 6 अगस्त या 9 अगस्त के आसपास युद्ध विराम की प्रक्रिया शुरू हो गई, जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराए। ठीक है, कौन से, परमाणु बम। तो परमाणु बम के बारे में अगर आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, सुनने में, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। गूगल बाबा को सब पता है, वो बता देंगे आपको। मैं यहाँ ज्यादा डिस्कस करूंगी तो टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में वीडियो बनाई जाए, मैं चाहती हूँ आधा घंटे में बनाई जाए, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते पता ही नहीं चलता 1-1.5 घंटा कब हो जाता है। ठीक है, अब आपका ये जो चैप्टर 3 है, इसमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है नत्सियों का विश्व दृष्टिकोण। यानी कि थर्ड पार्ट में ये बताया गया है, आप आपने हिटलर की पूरी कहानी सुनी, आपको कहीं भी ऐसा लगा कि हिटलर बहुत बुरा था? भाई जर्मनी के लिए तो वो बहुत अच्छा था, उसने विकास करा। हिटलर का उदय कब हुआ, जब सब कुछ निराश पड़ा था, अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन जा रही थी, लोग भूखे मर रहे थे, भूखमरी फैल रही थी, बेरोजगारी फैल रही थी, लोग गले में तख्तियां टांग कर घूमते थे कि हमें काम की तलाश है। ठीक है, और जो पैसे हैं उनकी वैल्यू इतनी कम हो गई थी कि एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए थैला भर के लोग पैसे लेके जा रहे हैं, सूटकेस में भर भर के लोग पैसे लेके जा रहे हैं, सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए। पैसे की वैल्यू इतनी कम हो गई थी, सर्वहारीकरण हो रहा था। सर्वहारीकरण, सर्व माने सब कुछ, हार मतलब हार गए, करण मतलब सब कुछ हार की तरफ जा रहा था। यानी कि जो जो लोग थे वो दिन पे दिन गरीब होते जा रहे थे, है ना। जैसे किसी आदमी के पास घर है, उसके बच्चों के पास वो घर भी नहीं रहा, और उसके बच्चों के पास खा जो उसकी आने वाली पीढ़ी है उसके पास रोटी भी नहीं रही। जैसे हमारे देश में क्या है कि आज आपके पास जो सुविधाएं, आपके बच्चों के पास उससे ज्यादा सुविधाएं, फिर उससे ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो देश है वो तरक्की कर रहा है। उनके देश में क्या हो रहा था, नीचे जा रही थी अर्थव्यवस्था,
मतलब जो सुख सुविधाएं दादा ने ली वो बेटा नहीं ले पा रहा था, जो बेटा सुविधा ले रहा था वो पोता नहीं ले पा रहा था, यानी कि सर्वहारीकरण हो रहा था, सारी चीजें घटती जा रही थी, है ना। ऐसे में हिटलर का उदय हुआ। तो हिटलर जर्मनी के लिए बहुत अच्छा था, उसने अर्थव्यवस्था को बहुत ऊपर पहुंचा दिया था। जो कुछ बर्लिन की संधि में हार गए थे, सारी चीजें बर्लिन की संधि में छीन ली थी जर्मनी से, वो सारी उसने वापस ले ली थी। तो जर्मनी के लिए बहुत अच्छा था। तो फिर उसको हिटलर क्यों कहते हैं? ठीक है, उसका मेन कारण ये है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। ये वीडियो मैंने 3 बार बनाई है, तीनों बार ये नहीं रिकॉर्ड हो पा रही थी। हाँ, हो रही है रिकॉर्ड इस बार। कई बार ऐसा होता है, 2-2 3-3 बार रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड ही नहीं होती, पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, फोन में हैंग हो जाता है। तो जो एक नेगेटिव छवि है हिटलर की, वो क्यों है? जैसे आपने सुना भी होगा कि हमारे जो टीचर है ना, ये हिटलर है। तो ये हिटलर यानी कि नेगेटिव, मतलब ये बुरा है। ठीक है, तो हिटलर बुरा क्यों था? ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के पार्ट 3 में, कि नत्सियों का विश्व दृष्टिकोण क्या था। नत्सियों की विचारधारा क्या थी? समाजवादियों की विचारधारा क्या थी? सबका साथ सबका विकास। ठीक है, कम्युनिस्टों की यानी कि साम्यवादों की विचारधारा क्या थी? कि जो अमीर लोग हैं उनसे धन छीन के गरीबों को बांट दिया जाए, ताकि जो अमीर है वो गरीबों को शोषण ना कर सके। ठीक है, राष्ट्रवादी विचारधारा क्या है? अपने राष्ट्र के लिए प्रेम होना। ठीक है, अपने राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा करना। राष्ट्रवादी विचारधारा है अपने देश को दुश्मन देशों से आजाद कराना। राष्ट्रवादी विचारधारा है पढ़ लिख कर अपने देश के लिए कुछ करना। ठीक है, सेना में भर्ती हो या कुछ भी करो, मतलब देश प्रेम की भावना, राष्ट्रवादी। ठीक है, और समाजवादी मैंने बता दी, साम्यवादी आपको बता दी, कम्युनिस्ट मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह की एक विचारधारा क्या है? नत्सी विचारधारा। नत्सी विचारधारा में क्या होता है कि कोई एक नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, बाकी जो नस्ल है वो पूरी तरह से खराब है, और जो नस्ल खराब है उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, उनको मर जाना चाहिए। ठीक है, नत्सी नत्सी ऐसा मानते हैं कि जो नस्ल सर्वश्रेष्ठ है केवल जीने का अधिकार उसको ही है, बाकी जो लोग जो निम्न श्रेणी की नस्ल है उनको मर जाना चाहिए। ठीक है, और ये विचारधारा नत्सियों ने कहां से प्रेरणा ली है? इन्होंने नत्सियों की विचारधारा जो थी ऐसी, वो हिटलर की नस्ली सोच, नस्ली मतलब नस्ल के आधार पर, ठीक है, नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, और हर्बर्ट स्पेंसर और ये जो डार्विन थे, इनका मानना था कि जो प्रकृति धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है, हमेशा चेंज होती रहती है, कभी बहुत ज्यादा गर्मी, कभी बहुत ज्यादा सर्दी, बारिश, तूफान, बाढ़, इस तरह की चीजें होती हैं प्रकृति से में। तो इनका मानना था कि जो प्राणी अपने आप को प्रकृति के अनुसार परिवर्तित कर लेगा, अपने आप को परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढाल लेगा, वो श्रेष्ठ है और वो ही आगे जीवित रहेगा। ठीक है, जैसे अब बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ने लगी है पहले के मुकाबले, और बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी है पहले के मुकाबले। पहले कम गर्मियां पड़ती थी और कम ही सर्दियां पड़ती थी। अब दिन पे दिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा इस बार की जो गर्मियां थी, बहुत सारे जो मजदूर थे वो मर गए थे। ठीक है, गर्मियों की वजह से अमेरिका में भी ऐसा हुआ, भारत में भी ऐसा हुआ, और यूरोप कंट्रियों में भी ऐसा हुआ। ठीक है, तो जो लोग हैं वो मरने लगे गर्मी की वजह से। तो जो डार्विन थे और जो स्पेंसर थे, इन्होंने इस तरह की थ्योरी दी कि जो लोग इस प्रकृति में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके अनुसार अपने आप को ढाल लेंगे, वो श्रेष्ठ है और लास्ट तक वही जीवित रहेंगे। ठीक है, हिटलर ने इसको कैसे तोड़ मरोड़ के जनता के सामने पेश किया? हिटलर ने पेश किया कि जो नस्ल अच्छी है वो ही आगे सत्ता में रहेगी और उसको ही जीने का अधिकार है। जो नस्ल निम्न कोटि की है उसको नहीं होना चाहिए, उसको मर जाना चाहिए। ठीक है, तो हिटलर की नजर में कौन सी नस्ल सबसे अच्छी थी और कौन सी नस्ल सबसे बेकार थी? तो हिटलर की नजर में कौन लोग अच्छे थे? हिटलर की नजर में ब्लॉन्ड, ठीक है, ब्लॉन्ड कौन थे? ब्लॉन्ड का मतलब है जिनकी नीली आंखें थी या सुनहरे बाल थे। ठीक है, जो जर्मनी मूल के लोग थे जिनकी नीली आंखें थी और सुनहरे बाल थे, हिटलर की नजर में केवल उनको ही जीने का अधिकार है, बाकी जो लोग जर्मनी में रह रहे थे उन सबको मर जाना चाहिए हिटलर के हिसाब से। और अब आपको समझ में आ गया नत्सी सोच क्या है? नत्सी सोच है कि कोई एक नस्ल के जो व्यक्ति हैं वो सही हैं, वो श्रेष्ठ हैं, उनको जीना चाहिए, बाकी के जो लोग हैं वो निम्न नस्ल के हैं और उनको मर जाना चाहिए। ठीक है, और श्रेष्ठ नस्ल कौन सी थी? जिनके नीली आंखें थी और सुनहरे बाल थे, ठीक है, लंबे चौड़े थे, सुंदर थे और जर्मनी मूल के लोग थे। अब उसकी नजर में जो निम्न श्रेणी के लोग थे वो कौन थे? ठीक है, और इसने इनको क्या बोला है? जो ब्लॉन्ड थे इनको नार्डिक जर्मन बोला है। ठीक है, हिटलर के हिसाब से नार्डिक जर्मन जो है वो श्रेष्ठ है ना। अब जर्मन में जो अन्य लोग थे
जिनको हिटलर बेकार नस्ल वाला समझता था वो कौन थे? वो थे 60 लाख यहूदी, लोगों को मारा था इसने। ठीक है, वो यहूदी थे, जिप्सी थे और विकलांग लोग। इसके हिसाब से जो यहूदी हैं वो बेकार नस्ल वाले हैं, उनको मर जाना चाहिए, जिप्सियों को मर जाना चाहिए, और जो इनमें ब्लॉन्डो में जो नीली आंख वाले और सुनहरे बाल वालों में जो विकलांग है, जिनके आंखें नहीं है, जिनके जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिनके हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, कुछ दिक्कत है ना, जन्म से ही कुछ थोड़ी बहुत कमी आती है, बहुत सारे लोगों में विकलांग होते हैं किसी भी तरीके से। हिटलर के हिसाब से उन सबको मर जाना चाहिए। ठीक है, तो हिटलर ने क्या किया कि इसने बहुत सारे यानी कि 60 लाख यहूदियों को मरवाया, 2 लाख जिप्सियों को मरवाया और 10 लाख पोलैंड निवासियों को मरवाया, और जो विकलांग लोग थे उनको भी मरवाया। उनकी संख्या इसमें नहीं लिखी है। ठीक है, तो 10 लाख कौन थे? पोलैंड निवासी। पोलैंड कौन था? जब इसने आक्रमण किया 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर, ठीक है, तो पोलैंड पर इसने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, पोलैंड कहाँ है? देखो, इटली ये है, सॉरी जर्मनी ये है, और पोलैंड कहाँ है? बराबर में। जब इसने पोलैंड पर कब्जा करा तो इसने क्या किया? पोलैंड में से लोगों को भगा दिया, पोलैंड के मूल निवासियों को भगा दिया। ठीक है, कुछ को मजबूर कर दिया कि वो देश छोड़ के चले जाएं, कुछ लोगों को उसने समाधान सेंटर में भेज दिया, यानी कि ऐसे सेंटर बनाए गए जहां पर लोगों को हजारों की तादाद में मारा जाता था। मारने की कौन सी टेक्निक अपनाई उसने कि एक कमरे में 1000 लोगों को भर दो, मतलब जितने भी लोग आ सकते हैं एक कमरे में, उसमें ठूस दो और उसमें विषैली गैस छोड़ दो, और उस गैस को सुनकर वो लोग अपने आप मर जाते थे। ठीक है, ये उसने टेक्निक अपनाई और इस टेक्निक से उसने बहुत लोगों को मारा। ठीक है, तो इसने क्या किया, जब इसने पोलैंड को जीत लिया था तो पोलैंड को इसने प्रयोगशाला बना लिया अपना। ठीक है, प्रयोगशाला मतलब वहां पर लोगों को मारा जाता था, है ना। और जो हिटलर था वो क्या कर रहा था? युद्ध क्यों कर रहा था? वो युद्ध इसलिए कर रहा था, उसको लगता था जो जर्मनी मूल के लोग हैं ना, जो ब्लॉन्ड है, वो उनको ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए, क्योंकि डार्विन ने थ्योरी दी थी कि स्वस्थ जीवन के लिए क्या चाहिए? अच्छा वातावरण चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए। तो उसने सोचा कि जर्मनी में तो बहुत भीड़ भाड़ है, तो मैं क्या करूं, बाकी के सारे भूभाग पर कब्जा कर लूं, वहां के जो और लोग हैं उनको सबको मार दूं और केवल वहां पर जर्मनियों को बचाऊं। और ऐसा किया भी। पोलैंड की जो बड़ी बड़ी कोठियां थी, बड़े बड़े महल थे, घर थे, उसमें से उन लोगों को निकालकर उनको मरवा दिया। ठीक है, जबरदस्ती मार दिया। कुछ लोग देश छोड़कर भाग गए और उन उन घरों में किनको बसाया? जर्मनी मूल के लोगों को। ठीक है, तो वो ऐसा देश चाहता था कि जर्मनी क्या हो जाए, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ हो जाए, बहुत अच्छे लोग तैयार हो। तो ये सारी चीजें जो थी हमने थर्ड पार्ट में पढ़ी। अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे कि पार्ट 4 में क्या था। नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति, यानी कि जो जर्मन था, जो हिटलर था, वो किस तरह से बच्चों को तैयार कर रहा था। तो उसका नजरिया क्या था? उसको लगता था कि बच्चे हैं ना, वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है किसी भी देश के लिए, और सच में होते भी हैं बच्चे, अच्छी प्रॉपर्टी होती है किसी भी देश के लिए। तो वो क्या कर रहा था कि जो भी चीज हमें आगे करनी है वो बच्चों को सिखा दी जाए। ठीक है, तो वो बच्चों के दिमाग में शुरू से इन गंदी चीजों को भर रहा था। किन चीजों को? कि नत्सियों से नफरत करो, यहूदियों से नफरत करो, इनसे विवाह मत करो, इनसे बात मत करो, इनसे कोई सामान मत खरीदो, ठीक है, इनके संपर्क में मत आओ और इनसे दूर रहो, अगर ये आसपास है तो इन्हें मार दो। ठीक है, ये चीज वो बचपन से भर रहा था दिमाग में। और उसने क्या योजना बनाई थी कि बच्चों के दिमाग में जन्म से अगर हम नफरत भर देंगे, शुरू से नफरत भर देंगे, तो बच्चे आगे जाके कैसे हो जाएंगे? इन सब लोगों को अपना आप मार देंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से वो बच्चे तैयार नहीं कर रहा था, वो एक बम तैयार कर रहा था जो बाद में जाके फटना ही फटना था। कि बच्चे के मन में इतनी ज्यादा नफरत आप भर दोगे तो आगे जाके वो वही करेगा। बच्चों का दिमाग जो होता है वो कोमल होता है, बिल्कुल कोरा कागज होता है, आप उस पर जो लिख दोगे वो मिटेगा नहीं कभी भी। बच्चे जन्म जब लेते हैं ना, जब 10-12 साल तक के होते हैं, तभी वो घृणा सीखते हैं, तभी वो नफरत सीखते हैं, तभी वो प्यार सीखते हैं, तभी वो सारी चीज तभी सीखते हैं। और बच्चा कहीं ना कहीं स्कूल से और घर से ही सीखता है सारी चीजें। ठीक है, अगर कोई अपराधी बच्चा है तो आप कभी उसको उसकी अगर पूरी कहानी सुनेंगे तो आप जानेंगे कि कहीं ना कहीं उसकी संगत ऐसी रही जो गलत लोगों के साथ वो उठा बैठा, या उसके साथ इस तरह का शोषण हुआ ताकि वो अपराधी बन गया, है ना। तो हिटलर को ये बात पता थी, तो हिटलर ने क्या किया कि जन्म से ही बच्चों को गलत चीजों में, गलत बातों को सिखाना शुरू कर दिया। 10 साल का बच्चा युंग फोक में दाखिला लेता था, वहां भी उनको यही चीज सिखाई जाती थी नक्सियों के खिलाफ और इनके खिलाफ, और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो अच्छे नागरिक बने और सेना में भर्ती हो, और वो किसके वफादार बने? हिटलर के। 14 साल का जब बच्चा होता था तो 14 साल के बच्चे को नक्सियों के युवा संगठन यानी हिटलर यूथ में भर्ती होना होता था, और 18 साल के बच्चों को क्या करना पड़ता था? लेबर सर्विस में भर्ती होना पड़ता था, यानी कि श्रम सेवा सिखाया जाता था उसको, उद्योग धंधे कैसे चलाने हैं,
आजीविका कैसे चलानी है, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी, मतलब कमाई कैसे करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। और उसको बाद में नक्सी संगठन को अपनाना पड़ता था और सेना में भर्ती होना पड़ता था। तो हिटलर कैसा बना रहा था बच्चों को, फौलादी बना रहा था कि बाद में पूरी दुनिया पर किसका शासन होगा, जर्मनी का, ठीक है, इसलिए वो इतना अच्छे से तैयार कर रहा था, मतलब उसकी निगाह में ये जो गलत चीजें वो अच्छी थी, है ना। और ये सारी चीजें उसने की भी। अगर हिटलर नहीं मरता तो और पता नहीं कितने लोगों को मारता। जब मैं ये चैप्टर पढ़ाने के लिए ये बोर्ड लिख रही थी, तब मेरे दिमाग में आया कि भगवान ने इतनी देर कैसे कर दी हिटलर को मारने में, ठीक है। हिटलर को तो 1935 से 1936 तक मर ही जाना चाहिए था, भगवान ने इतनी लेट कर दी, 1945 में उसको मारा। उसने कितने सारे लोगों को मार दिया, कहाँ सो गए थे भगवान जी, ठीक है। ये गलती करी भगवान ने कि उसको, हिटलर जो था ना, उसको 35-36 में ही उठा लेते तो सही रहता, कम से कम इतना सब नहीं होता, इतने लोगों की जान नहीं जाती, इतने निर्मम लोग नहीं मरते। तो आपने इस चैप्टर में क्या जाना कि प्रथम विश्व युद्ध में जो वर्साई की संधि हुई उसके क्या प्रभाव पड़े जर्मनी पर, और किस तरह से जो वर्साई की संधि थी वो द्वितीय विश्व युद्ध की नींव थी, किस तरह से हिटलर युद्ध में शामिल हुआ, किस तरह से युद्ध हुआ, है ना, और किस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई हिटलर की मृत्यु के साथ, और जापान पर जब बम गिराए अमेरिका ने उसके साथ, ठीक है। ये सारी चीजें आपने इस चैप्टर में पढ़ी। साथ ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतने सारे लोगों को जब मारा जा रहा है तो लोगों ने संगठित होकर हिटलर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करी, हिटलर को क्यों नहीं घेर लिया, हिटलर को क्यों नहीं मार दिया वहीं की जनता ने। ये बात आ रहा होगा ना आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में भी आ रही थी। तो इसका जवाब मैं अभी आपको देती हूँ कि उसने इतनी सफाई से लोगों को मारा कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। अब देखो इसमें क्या लिखा है आपकी बुक में, पार्ट 5 में लिखा हुआ है, पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैं नहीं बोला, ठीक है। मतलब जब कम्युनिस्टों को ढूंढ ढूंढ के हिटलर मारा था तो लोग सोच रहे थे कि ठीक है कम्युनिस्टों को मारा है, कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी, साम्यवादी यानी, साम्यवाद का मतलब है कि अमीरों को, ठीक है, जो किसानों का, मजदूरों का जो शोषण कर रहे थे उनको, ठीक है। तो बड़े व्यापारियों को मार रहा था इसलिए मैं चुप रहा, और ज्यादातर उसमें यहूदी थे तो मैं चुप रहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेसी को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था तो मैं चुप रहा, यानी कि वो समाजवादियों को ढूंढते आए, जो लोकतंत्र की जय जयकार करते थे उनको ढूंढते हुए आए, तो मैं वो नहीं था इसलिए मैं नहीं बोला। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं थोड़ी ना मर रहा हूँ, मेरे को थोड़ी ना हिटलर कुछ करा है, समाजवादियों को मारा उनको मारने दो। नेक्स्ट क्या हुआ, इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, ठीक है, जो ट्रेड यूनियन बन रही थी मजदूरों की उसको ढूंढते आए, मैं ट्रेड यूनियन नहीं था इसलिए मैं चुप रहा। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी भी नहीं था, मैं इसलिए चुप रहा कि मैं क्यों बोलूं, मुझसे थोड़ी ना कुछ कह रहा है हिटलर, मरने दो उनको। अंत में जब वो मेरे लिए आए तब वहां कोई नहीं बचा था, और इसी तरह से सब कुछ खत्म हो गया। तो हिटलर ने एक एक करके लोगों को ऐसे मारा, पहले कम्युनिस्टों को उठाना शुरू किया, फिर लोकतंत्र के बारे में जो बोल रहे थे, लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं उनको उठाया, फिर यहूदियों को उठाया, फिर जब बाद में उसे उठाने के लिए आए फिर कोई बचा ही नहीं लास्ट में एक दूसरे का साथ देने के लिए। तो यही होती है कि जब एक नहीं होते हैं लोगों के साथ तभी अत्याचार होते हैं। अगर वो पहले ही एक हो जाते, एकजुट लड़ते, कम्युनिस्टों के साथ आए तो सारे लोग मिलकर बोलते कि भाई मत मारो इनको, तो कहीं ना कहीं हिटलर जो है वो नहीं करता इतना गलत चीजें। हिटलर का किसी ने विरोध ही नहीं किया, इसलिए चीजें आगे बढ़ती रही और इतने लोग मारे गए, ठीक है। तो आपको चैप्टर कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें इस वीडियो के बाद में ये पूरा जो चैप्टर कराया इसके बाद में पार्ट वाइज भी कराऊंगी, ठीक है। एक पार्ट एक वीडियो में, दूसरा पार्ट दूसरी वीडियो में, तीसरा पार्ट तीसरी वीडियो में, चौथा चौथी वीडियो में, पांचवा पांचवी वीडियो में, फिर ठीक है, फिर 2-3 वीडियो रहेंगी हमारी एमसीक्यू की। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जो डली हुई है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करके आप देख लेना इसके पांचों पार्ट, ठीक है। और एमसीक्यू वाले प्लेलिस्ट में इसके एमसीक्यू देख लेना, है ना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 6 से 10 तक के ज्यादातर जो बुक्स हैं वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं आपको, और आपको बहुत हेल्प करेंगी वो पढ़ने में। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। 4-5 बार में रिकॉर्ड हुई है, पता नहीं क्या हो गया, फोन बार बार हैंग हो रहा है, मैं बोलती जा रही हूँ वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही। अभी भी मुझे नहीं पता कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, 2-3 बार मेरे साथ ऐसे हो चुका है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना। जो भी फ्रेंड आपके 9th या 10th में हैं या बहन भाई हैं छोटी क्लास में, तो उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।